अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेख इमरान इकबाल है। मैं पिछले 15 साल से अकाउंटेंसी की फील्ड के अंदर पढ़ा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले जिक्र करेंगे कॉस्ट यूनिट्स, कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में। देखो, ये जो चैप्टर 3 है ये बीपी की किट के मुताबिक है। बीपी की जो स्टडी टेक्स्ट है उसके मुताबिक हमने इसको अरेंज किया है, जिसकी मदद से हम स्टडी हब और कैपलान के तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कवर करने में मदद मिली है। तो इस लिहाज से आपने ये फिक्र नहीं करनी कि ये नोट्स जो हैं वो किस तरह के सिलेबस को कवर करेंगे। ये स्टडी हब, कैपलान और बीपी तीनों तरह के कोर्सेज के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इस लिहाज से हमारा ये चैप्टर 3 है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कॉस्ट यूनिट्स के बारे में। कॉस्ट यूनिट्स क्या होते हैं एक बार याद रखना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट यूनिट्स के बारे में। कॉस्ट यूनिट इज अ पर यूनिट कॉस्ट। हम इसको पर यूनिट कॉस्ट के तौर पे लेते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी आप कॉस्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं, इट मींस दैट इट इज कंसर्न विद द पर यूनिट कॉस्ट। ये हमेशा पर यूनिट कॉस्ट से जो है वो क्या करती है, कंसर्न करती है। देखो, जब आपने एसीसीए कर लिया, अब आप सीट पे बैठ गए, तो वहां पे जॉब वाले ने आपको बिठा के नहीं खिलाना, बल्कि आपने कमाना है तो खाना है। तो सीधी सी बात है, आप जब जॉब पे जाते हैं तो आपको ये टास्क दिया जाता है कि आप कॉस्ट पर यूनिट निकालो, और इसको निकालने के बाद हमें एक ऐसा तरीका बताओ जो रिड्यूस कर सके हमारी कॉस्ट को। ठीक है ना, जो हमारी कॉस्ट को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। इसका मकसद भी यही होता है। जो जितने भी दुनिया में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स है, एक तो उनकी तादाद कम है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स की तादाद ज्यादा होती है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है, ये इसकी तादाद क्योंकि कम है तो इसकी वैल्यू भी अच्छी है। चूंकि इसकी वैल्यू अच्छी है तो उसका मेजर काम ये है कि कंपनी के अंदर वो तमाम तर डिसीजंस को लेना, तमाम तर एक्टिविटीज को लेना जो कि कंपनी को एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जनरेट करके दे सके। और वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट वब ही जनरेट होगा जब एक मैनेजर, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बैठने के बाद इस चीज को पॉसिबल बनाएगा कि कॉस्ट पर यूनिट हर हाल के अंदर जो है वो क्या कर सके, हम इसको रिड्यूस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर लिखा, इन अ बेकरी अ लोफ ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड का टुकड़ा कुड बी कंसीडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट को हम कंसीडर करते हैं। हम इसको ट्रैकिंग कॉस्ट करते हैं फॉर ईच, हर एक के साथ कॉस्ट को ट्रैक करते हैं कि कहीं पे कॉस्ट ज्यादा तो नहीं लग रही, कहीं पे कॉस्ट कम तो नहीं लग रही, कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। ठीक है ना, कहीं पे हमारी प्राइसिंग के अंदर इश्यू तो नहीं हो रहा, कहीं से सप्लायर हमें सही तरह से माल पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा, वहां तो नहीं गड़बड़ हो रही। तो ये तमाम तर चीज़ों को आपने ध्यान देखना होता है, जिसमें एक्यूरेट प्राइसिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी को यहाँ पे हमने हमेशा सेटल डाउन करना होता है। नीचे आप आए तो नीचे क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट कॉस्ट, यानी कॉस्ट की क्लासिफिकेशन आ गई है, जिसमें हम कॉस्ट की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में जिक्र करते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट, जिसमें हम उस तमाम तरह एक्टिविटीज को शामिल करते हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, डायरेक्टली कंसर्न्ड है किसी भी प्रोडक्ट के साथ, किसी भी सर्विस के साथ, जो एट्रीब्यूटेबल है, जो उसके साथ कंसर्न्ड है, जो उसमें मिली हुई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपने एक टेबल बनाया तो टेबल में ये देखा जाएगा कि इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा, इसके अंदर मजदूर ने कितनी मजदूरी की है, डायरेक्ट लेबर कितना लग रहा, और तमाम तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने लग रहे हैं। तो ये सब चीजें टेबल की कॉस्ट के अंदर शामिल होंगी, तो वो सब कुछ मिला के डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। सब कुछ मिला के क्या कहलाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। तो डायरेक्ट कॉस्ट इज कंसर्न विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूट या डायरेक्टली कंसर्न इन द प्रोडक्ट और सर्विस, किसी भी सर्विसेज में। अब सर्विसेज सेक्टर क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते तो आप सर्विसेज देते हैं, वर्कशॉप है आपकी, आपको कोई सर्विस सेंटर है ना, आपको कुछ भी ऐसी है जो कि सर्विस ओरिएंटेड है, तो वहां पे आप देखेंगे कि हमारी डायरेक्टली कॉस्ट यहाँ पे क्या क्या लग रही है। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो डायरेक्टली कंसर्न करती है। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे कौन कौन से एक्सपेंसेस लग रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया हुआ, रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्ट, या वेजेस के अंदर हमारा रॉ मटेरियल क्या लग रहा। अब वेजेस जो है वो डायरेक्टली चूंकि कंसर्न करती है किसी भी चीज को बनाने के लिए, और रॉ मटेरियल भी प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्टली कंसर्न करती है, तो जिस वजह से हम यहाँ पे देखते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट इज कंसर्न दिस थिंग्स।
इसके अंदर 3 टाइप्स हैं, मैंने पहले भी थोड़ा जिक्र किया, मजीद तफसील से जिक्र कर देते हैं। जिसमें सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल्स है। डायरेक्ट मटेरियल्स का मतलब क्या है? जो रॉ मटेरियल के साथ कंसर्न करती है, जिसमें फ्लोर है, शुगर इन बेकिंग है, जो डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट के साथ अटैच होती है। इसकी तरह इसके अलावा डायरेक्ट लेबर है, जो वेजेस वगैरह के साथ कंसर्न होती है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को हेल्प आउट करती है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो जैसे यहाँ पे मेंशन भी है कि मशीनरी रेंटल है ना, मशीनरी का जो रेंट है फॉर अ बेकिंग अ स्पेसिफिक बैच, किसी भी स्पेसिफिक बैच को बेकरी के काम के अंदर है ना बेकिंग करने में हेल्प आउट करते हैं, और ऑल्सो जो इस कैटेगरी में आते हैं। तो जितना भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसिव, ये तीनों हम इकट्ठे करें तो इट इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट। तो ये डायरेक्ट कॉस्ट कंसर्न करता है, और ये किसी भी बिजनेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने में क्या करता है? मदद करता है। मैन्युफैक्चरिंग को कंप्लीट करने में क्या करता है? मदद करता है। नीचे आप आए तो यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? ये वो कॉस्ट होती है जो इनडायरेक्टली कंसर्न करती है। क्या करती है? जो इनडायरेक्टली कंसर्न करती है, जिसको आप ट्रेस नहीं कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल एक्सपेंसेस दैट सपोर्ट द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट का जब भी जिक्र आप सुनेंगे तो ये सपोर्ट के माना में आता है। तो किसके माना में आता है? सपोर्ट के माना में आता है। तो ये हेल्प आउट करती है और डायरेक्टली कंसर्न नहीं होती। इसी तरह से इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल की एग्जांपल ऐसे दी जा सकती है, जैसे अगर आपके घर में कोई सोफा है या घर में कोई भी ऐसी चीज है जो कि आपके घर में पड़ी है, आप उसको गौर से देखें तो हमेशा उसके दाएं बाएं छोटे छोटे कील, ग्लू, है ना, छोटे छोटे धागे वो लगे होते हैं। वो इस वजह से वो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। जो छोटे कील होते हैं, दाएं कील है, बाएं कील है ना, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ग्लू लगा होता है, एल्फी लगी होती है, ये सब के सब आपके जो है वो क्या कंसर्न करते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल से जो है वो क्या करते हैं? कंसर्न करते हैं। तो इनडायरेक्ट मटेरियल हमेशा इसी माना में आता है। इंटरेक्ट मटेरियल में हम लुब्रिकेंट्स और मशीनरी को देखेंगे कि मशीनरी के लुब्रिकेंट्स में जो क्लीनिंग सप्लाईज है ना, जो सफाई करने वाला है, जो मटेरियल है, वो तो सारी बात डायरेक्टली कंसर्न नहीं करता। तो जो क्लीनिंग सफाई करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें आपका जो क्लीनिंग स्प्रे आता है, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो इनडायरेक्टली होती हैं किसी मशीनरी को सपोर्ट करने के लिए, वो इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर आता है। इसी तरह से इनडायरेक्ट लेबर ये भी सपोर्ट करता है किसी भी प्रोसेस को, जो डायरेक्टली कंसर्न नहीं करता। जैसे सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, क्योंकि सुपरवाइजर खुद तो नहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व होता, खुद तो वो लेबर का काम नहीं करता। इसी तरह से मेंटेनेंस स्टाफ है, हेल्पर हो सकते हैं। इसके अलावा जनरेटर्स इन अ फैक्ट्री, तो ये इनडायरेक्ट लेबर वगैरह के अंदर कंसर्न करती है। इसके अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि किसी भी बिजनेस के ऑपरेशंस को या उसको चलाने को सपोर्ट करते हैं, उसको हेल्प आउट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो फैक्ट्री है, आपका जो ऑफिस है, उसका अगर कोई रेंट है, उसके यूटिलिटी बिल्स हैं, उसकी हीटिंग है, उसकी लाइटिंग है, तो ये कुछ भी ऐसा है जो कि इनडायरेक्टली कंसर्न करता है बिजनेस के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब हमें यहाँ पे बात समझ आई, इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट लेबर हो, या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, ये तीनों चीजें मिलके इक्वल टू इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती हैं, ठीक है। और ये बिजनेस के अंदर हमेशा सपोर्टिव किरदार अदा करते हैं, सपोर्टिव रोल को क्या करते हैं? प्ले करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो कि यहाँ पे इस तरह से क्या करती है? कंसर्न करती है। नीचे आप आए तो यहाँ पे वही एडिशनल एग्जांपल उसी को रिपीट किया गया, इनडायरेक्ट मटेरियल की, इनडायरेक्ट लेबर की, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, वही एग्जांपल्स को क्या किया गया? रिपीट किया गया। नीचे आप आए तो यहाँ पे हम मजीद कैटेगराइज करते हैं बिजनेस के अंदर। कॉस्ट कैटेगराइज बिहेवियर के लिहाज से। तो कॉस्ट जो है वो बिहेवियर के लिहाज से कैसे होती है? सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो वेरी करती है, कभी वो इंक्रीज करती है, कभी वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि क्या करती है? इट्स अ वेरी। ये क्या करती रहती है? वेरी करती रहती है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। तो यहाँ पे हम हमेशा वेरिएबल कॉस्ट को जो है वो ऐसी कॉस्ट बोलते हैं जो कि नॉन कांस्टेंट होती है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इफ ईच लोफ ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड का एक टुकड़ा अगर $2 का है और हमने उसके प्रोड्यूसिंग कर लिया 100 लीव्स को, 100 लीव्स को हमने क्या कर लिया? प्रोड्यूस कर लिया
तो उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी, $200 इन मटेरियल लगेगी। और अगर हम यही कॉस्ट को इंक्रीज कर दें, $3 कर दें, तो डेफिनेटली ये भी इंक्रीज कर देगी 300। अगर इस कॉस्ट को हम $4 कर दें तो ये 400 हो जाएगा। इसी तरह से इसको हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट फ्लक्चुएशन में रहती है। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कभी इंक्रीज करती है, कभी डिक्रीज करती है, ये नॉन कांस्टेंट होती है, ये वेरी करती रहती है। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जो कि फिक्स होती है, जैसे मंथली रेंट ऑफ द बेकरी, है ना, ये तमाम तर चीज़ें हमारी फिक्स होती हैं, जैसे सैलरीज, ये भी फिक्स होती हैं। तो फिक्स कॉस्ट, इसको हम एफसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफसी भी बोलते हैं। और ये कांस्टेंट रहती है, यानी आपके बिजनेस के अंदर कोई काम है या नहीं है, आपकी लेबर कुछ कर रही है कि नहीं कर रही, उससे कोई कंसर्न नहीं है। फिक्स कॉस्ट ने पड़ना ही पड़ना है, रेंट महीने बाद आना ही आना है, सैलरी सुपरवाइजर्स की, स्टाफ की, मैनेजर की, वो आपको पे करनी ही करनी है। तो इसलिए बिजनेस को हमेशा अपना सर्वाइवल रखने के लिए अपनी कॉस्ट को मैनेज करना होता है और अपनी सेल्स को भी मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहरहाल हम वेरिएबल कॉस्ट को मैनेज करते हैं और देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या पड़ रही है, और फिक्स कॉस्ट को भी मैनेज कर रहे हैं कि ये क्या पड़ रही है। अगर हम वीसी एंड एफसी को, यानी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को टोटल कर दें, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट। क्या हो जाएगी, इट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट कहलाती है। तो ये आपने यहाँ पे इस तरह से चीजों को लेके चलना। नीचे आप आए तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेप फिक्स कॉस्ट के बारे में। ये स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है, स्टेप फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि स्टेप वाइज क्या करती है, स्टेप वाइज हमें एक्टिविटी रेंज के साथ फिक्स रखनी पड़ती है, फिक्स रहनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है, स्टेप फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड, फिक्स रहती है विद इन स्पेसिफिक एक्टिविटी रेंज के अंदर रहते हुए। ठीक है, ये फिक्स रहती है और ये हमें आमतौर पे बर्दाश्त करनी पड़ती है जब हमारा एक्टिविटी रेंज, यानी बिजनेस का जो फैलाव है, बिजनेस का जो काम है, वो इंक्रीज कर जाता है जब, तो हमें यहाँ पे इस कॉस्ट को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि स्टेप फिक्स कॉस्ट कहलाती है। और ये वो कॉस्ट होती है जो कि आपकी हायरिंग हम जब करते हैं किसी एडिशनल सुपरवाइजर्स को। अच्छा, आमतौर पे एडिशनल सुपरवाइजर को हमें क्यों हायर करना पड़ता है, इसको देखो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 यूनिट्स की कैपेसिटी है, यानी आप 100 यूनिट्स बनाते हैं, तो आपको एक सुपरवाइजर चाहिए फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर यहाँ पे आपको अगर 200 यूनिट्स तक अपनी कैपेसिटी को लेके जाना है, यानी आप कहते हैं नहीं मैं 200 यूनिट्स बनाऊं, 200 मशीनरी बनाऊं, तो फिर एक पहला सुपरवाइजर कहेगा कि मैं तो इतना काम नहीं कर सकता। तो फिर आपको अगर 200 यूनिट्स तक लेके जाना है, तो आपको फिर एक सुपरवाइजर मजीद ऐड करना पड़ेगा। तो फिर वो मजीद ऐड आपको वो कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसी कॉस्ट को हम स्टेप फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। जब बिजनेस अपनी एक्टिविटी रेंज को, अपने यूनिट्स को बढ़ाता है, अपनी वर्कआउट को बढ़ाता है, तो डेफिनेटली उसको एडिशनली एक हायर करना पड़ता है सुपरवाइजर, मैनेजर, वट, जो उसकी तमाम तर कॉस्ट को क्या करे, हेल्प आउट करे, तमाम तर कॉस्ट को लेके चले। ये कहलाती है स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। यानी वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपका काम में इजाफा होगा, आपको अलग से सुपरवाइजर्स हायर करने पड़ेंगे। समटाइम ऐसा हो सकता है कि कई दफ़ा बिजनेस को एक प्रोजेक्ट के लिए, किसी खास पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक स्टाफ चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, सैलरी चाहिए, उसको मैनेज करने के लिए तमाम काम चाहिए। तो वो फिर आप समटाइम टेम्परेरी भी ये डिसीजन लेते हैं कि हम किसी को हायर करते हैं फॉर 3 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 1 ईयर, है ना। तो ये ऐसा हो सकता है, लेकिन जब तक वो काम करता रहेगा हमें वो स्टेप फिक्स कॉस्ट पड़ती रहेगी अनटिल के अनलेस हम काम को रिड्यूस न करें। लेकिन आमतौर पे जब बिजनेस अपना काम बढ़ाता है तो डेफिनेटली वो काम को रिड्यूस नहीं करता बल्कि काम को फैलाता ही है। तो ये स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है जिसमें हम एडिशनल सुपरवाइजर की कॉस्ट पड़ रही है ड्यू टू एडिशनल एक्टिविटी रेंज के लिए। आगे हम बात करते हैं मिक्स कॉस्ट। मिक्स कॉस्ट क्या होती है, जिसमें एफसी यानी फिक्स कॉस्ट एंड वीसी वेरिएबल कॉस्ट को हम प्लस कर लेते हैं। एफसी प्लस वीसी को जब हम प्लस करते हैं, इट इज कॉल्ड मिक्स कॉस्ट। ये मिक्स कॉस्ट भी कहलाती है। अब इसकी एग्जांपल कैसे दी जा सकती है, इसकी एग्जांपल ऐसे दी जा सकती है कि जितने भी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट है,
उसकी एग्जांपल के लिए बेस्ट है यूटिलिटी बिल्स। आपके यूटिलिटी बिल्स जितने भी हैं, ये आपकी बेस्ट एग्जांपल है मिक्स कॉस्ट के बारे में। मिक्स कॉस्ट हमेशा उसको बोलते हैं जिसमें वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व होता है। तो इज अ मिक्सिंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक मीटर लगवाया घर में, ठीक है। अब उसकी फिक्स कॉस्ट आपको पड़नी है। जैसे पाकिस्तान में बिजली का मीटर लगता है, तो हर महीने उसकी एक फिक्स रेंटल कॉस्ट पड़ती है 1,000 रुपये। अब 1,000 रुपये उसकी रेंटल कॉस्ट होगी, ये फिक्स कॉस्ट होगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें बर्दाश्त करना पड़ता है एज अ कस्टमर कि हमें जितने भी यूनिट्स हमने कंज्यूम किए हैं, उस हिसाब से हमें वो बिल बर्दाश्त करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 200 यूनिट्स को कंज्यूम किया और एक यूनिट की प्राइस फॉर एग्जाम्पल 8 रुपीज़ है, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें उस हिसाब से बिल बनेगा। तो 1,000 हमारा जो है ये बनेगा फिक्स कॉस्ट, प्लस ये आपका बन जाएगा 1600, तो ये 3600 है। इसके अलावा फिर बाद में टैक्सेस वगैरह भी इसी बेस पे लगते हैं। तो ये सारी मिक्सअप कॉस्ट होती है जिसमें वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल ऑल काइंड ऑफ कॉस्ट जो है वो शामिल होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, जिसमें हमें इन तमाम तर एलिमेंट्स को मेजर करना पड़ता है। आगे हम बात करते हैं कॉस्ट को हम मजीद कैसे एनालिसिस करते हैं। कॉस्ट आल्सो एनालाइज बाय फंक्शन, कि वो हम कॉस्ट तो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उस कॉस्ट के इवज हमें वो क्या क्या फंक्शन हमें मिल रहे हैं, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है एंड फाइनेंसिंग कॉस्ट। कॉस्ट आल्सो एनालाइज्ड बाय प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। हम कॉस्ट को इसलिए बर्दाश्त करते हैं ताकि प्रोडक्शन प्ले हो सके, डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, फाइनेंसिंग हो सके। फाइनेंसिंग कॉस्ट क्या होती है, हमें बिजनेस से या बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल लेना पड़ता है बाहर से, लीजिंग कंपनी से या बैंक से या आउट ऑफ कंट्री फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन से हमें फंड्स लेना पड़ते हैं, जिसकी हमें सूद पे करना पड़ता है, उसको फाइनेंसिंग कॉस्ट बोलते हैं। तो ये हमारा बिजनेस के अंदर कॉस्ट है जो कि हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है, और उसके साथ हमें इन तमाम तर फंक्शंस को प्ले करने में हेल्प आउट रहती है। आगे हम बात करते हैं टू प्राइमरी फंक्शंस के बारे में जो कि काफ़ी मशहूर हैं दुनिया भर में, और इसके बारे में आज हम थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कौन सी कॉस्ट होती है? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वो कॉस्ट होती है जो वेरिएबल एंड फिक्स प्रोडक्शन इसमें दोनों शामिल होते हैं, यानी ये 2 in 1 है, ठीक है ना। इसमें वेरिएबल एंड फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों ही शामिल होते हैं, और इसको ही हम यहाँ पे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को थोड़ा डिटेल से बनने के लिए मैं क्लास से प्रिपेयर किया है। इसको थोड़ा सा आप गौर से देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज अ फुल कॉस्टिंग। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को हम क्या बोलते हैं, फुल कॉस्टिंग भी कहते हैं। और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम उन तमाम एलिमेंट्स को देखते हैं जो कि वेरिएबल भी होते हैं और फुल प्रोडक्शन कॉस्ट को अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसको हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलते हैं। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज अ फुल कॉस्टिंग in which includes variable costing and full production costing, सब इंक्लूड होता है, और ये किसी भी प्रोडक्ट के अंदर इस कॉस्ट को अब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है ना। क्या अब्जॉर्ब किया जाता है, यानी उसमें डाला जाता है ताकि वो प्रोडक्ट बन सके। तो ये अगर आपने किसी भी बिजनेस की फुल पिक्चर देखनी होती है ना, तो उसकी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आप देखा करें कि हमें हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या वेरिएबल कॉस्ट डली हुई है, क्या क्या फिक्स कॉस्ट डली हुई है फुल प्रोडक्शन कॉस्ट के नाम से। तो वो सारी हमें यहाँ पे नजर आ जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा एलेबोरेट किया है कि वेरिएबल कॉस्टिंग क्या होती है। वेरिएबल कॉस्टिंग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहलाती है। आमतौर पर वेरिएबल कॉस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स शामिल होते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिहाज से हमें ये बताना है स्टूडेंट्स को कि जो आपकी डायरेक्ट मटेरियल है जो कभी इंक्रीज करता है कभी डिक्रीज करता है, डायरेक्ट लेबर है जो कभी इंक्रीज करती है कभी डिक्रीज करती है, और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो कभी वेरी करते हैं कभी इंक्रीज करते हैं कभी डिक्रीज करते हैं। इट इज ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरिएबल कॉस्टिंग। ये वेरिएबल कॉस्टिंग कहलाती है। नीचे आप आए तो इसमें रियल ट्विस्ट क्या है। इसमें रियल ट्विस्ट ये है कि प्रोडक्शन इंक्रीज जब की जाती है, जब भी किसी भी जगह के ऊपर प्रोडक्शन को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, तो डेफिनेटली इन्वेंट्री लेवल इंक्रीज होता है।
बहुत सारे बच्चों को अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये नहीं पता चलता कि इन्वेंट्री लेवल इंक्रीज का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्शन लेवल यहाँ पे इंक्रीज की जाती है। अच्छा, प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज क्यों की जाती है? इसलिए क्योंकि हम अपनी कॉस्ट पर यूनिट को डिक्रीज कर सकें। देखो, दुनिया भर में चाइना छाया हुआ है सिर्फ इस वजह से कि उसकी जो कॉस्ट पर यूनिट है बहुत कम है, क्योंकि वो एक बहुत मैसिव लेवल के ऊपर प्रोडक्शन करता है, और प्रोडक्शन करने के बाद फिर दुनिया को कहता है ये ले ये प्रोडक्ट, और इससे कोई सस्ती चीज हो है आपके पास तो बना के दिखाए। यानी इससे सस्ता आप बना नहीं सकते, क्योंकि मैंने इतना मैसिव प्रोडक्शन कर दिया और कॉस्ट पर यूनिट को इतना लो कर दिया कि अब दुनिया के भर को चैलेंज है। तो यही वजह है कि दुनिया भर के तमाम तरह ऑर्डर्स चाइना जाते हैं, इंक्लूडिंग यूएस, इंक्लूडिंग रशिया, इंक्लूडिंग मैनी अदर कंट्रीज। जो कि जितने भी तरक्की याफ्ता लोग हैं वो चाइना के साथ कनेक्टेड हैं, उनके लिए चाइना एक मजबूरी बन चुकी है इस वजह से, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट क्या है यहाँ पे होता है, डिक्रीज होता है। इसमें एक और ट्विस्ट भी है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो स्प्रेड हो जाती है इन मोर यूनिट्स के अंदर। यानी जैसे जैसे इंक्रीज करते रहते हैं प्रोडक्शन को तो वो फिक्स कॉस्ट उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है ना, और डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज कर जाती है, जिससे प्रॉफिट लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। हमेशा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर एमसीक्यूज वगैरह भी आते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट लेवल कैसा होता है। प्रॉफिट लेवल हमेशा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे फुल प्रोडक्शन की जाती है, प्रोडक्शन के साथ पर यूनिट कॉस्ट को डिक्रीज किया जाता है। और मैनेजर्स जो होते हैं ना, ये भी बड़े उस्ताद होते हैं। ये क्या करते हैं, मैनेजर सम टाइम इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन को, जानबूझ के भी कई दफा इंक्रीज कर रहे होते हैं, ताकि हम अपनी प्रॉफिट्स को कम से कम स्टेटमेंट्स के अंदर शो कर सकें कि हम बड़े प्रॉफिटेबल हैं। बात की देखी जाएगी, लेकिन हम अपने स्टेटमेंट्स के अंदर, अब अपनी जो प्रॉफिट स्टेटमेंट्स होती हैं ऑप्शन कॉस्टिंग की, उसके अंदर ये शो कर सकें। तो मैनेजर सम टाइम इंक्रीज द प्रोडक्शन डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब जानबूझ के, टू शो हाई प्रॉफिट, ताकि हाई प्रॉफिट शो हो सके। बिकॉज डिक्रीज द पर यूनिट कॉस्ट में डिक्रीज हो जाती है, और मैनेजर्स फोकस का मतलब ही ये है कि मैनेजर्स का फोकस होता है मैंने कॉस्ट को कम करना है। ठीक है ना, तभी उसकी नौकरी बचेगी, वरना नहीं बचेगी। और प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन इन्वेंट्री लेवल। जाहिर बात है, प्रॉफिट अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमेशा इन्वेंट्री लेवल के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। प्रॉफिट हमेशा जो है वो डिपेंड करता है इन्वेंट्री लेवल के ऊपर, प्रोडक्शन लेवल के ऊपर। फिक्स्ड जो कॉस्ट होती है ना, जैसे मैंने ऊपर भी बोला था कि वो चूंकि डिफरेंट यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तकसीम हो जाती है, इसी तरह से यहाँ फिक्स कॉस्ट अनसोल्ड इन्वेंट्री के अंदर भी चूंकि शामिल होती है, इसलिए वो उसमें भी होती है। तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि अनसोल्ड इन्वेंट्री में भी होती है। हाँ जी, हर इन्वेंट्री में होती है, वह वो प्रोडक्शन में हो या आपकी अनसोल्ड के तौर पर पड़ी हो। तो फिक्स कॉस्ट आल्सो इंक्लूड इन अनसोल्ड इन्वेंट्री, दैट्स व्हाई इट्स इफेक्ट्स ऑन प्रॉफिट। ठीक है, तो यही वजह है कि प्रॉफिट पे वो अफेक्ट करता है। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आई होप आपको काफी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नीचे आप आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। जब भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो इसका ताल्लुक वेरिएबल कॉस्ट के साथ है। इसमें फिक्स ओवरहेड को हम एज अ पीरियड कॉस्ट लेते हैं, पीरियड कॉस्ट के तौर पे लेते हैं, और फिर उसको पीरियोडिकली, यानी जिस पीरियड में होती है प्रोडक्शन, जिस पीरियड में होती है वो उस पीरियड के लिहाज से ही चार्ज की जाती है। पीरियोडिकली चार्ज किया जाता है, यानी हमेशा चार्ज नहीं किया जाता, पीरियोडिकली चार्ज किया जाता है पीरियड वाइज। और इसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। इसमें पीरियड कॉस्ट क्या होती है, इसमें मैंने मजीद इलेबोरेट किया है। पीरियड कॉस्ट और ऑल कॉस्ट दैट आर चार्ज टू प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट को चार्ज किया जाता है करंट पीरियड के अंदर। और इसमें नॉर्मली पीरियड कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। कौन सी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, इसमें सेलिंग कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट है। इस सारी की सारी जो इतनी भी किस्म की कॉस्टिंग है, ये आपकी इसमें शामिल होती हैं, पीरियड कॉस्ट में शामिल होती हैं। और पीरियड कॉस्ट का ताल्लुक किसके साथ होता है, वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक किसके साथ होता है, मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो उसका ये फीचर होता है कि वो आपको इन्वेंट्री लेवल, इन्वेंट्री वैल्यू लो रहती है उसके अंदर। इन्वेंट्री वैल्यू क्या होती है, लो रहती है। और मार्जिनल कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है वो डिपेंड्स करता है सेल्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेल्स के ऊपर। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का किस पर डिपेंड करता था, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का डिपेंड करता है हाई प्रोडक्शन के ऊपर।
मार्जिनल लेवल का चूंकि कंसर्न है वेरिएबल के साथ और इसका ताल्लुक सेल्स के साथ बहुत था। यही वजह कि इसकी वजह से फिर हम कंट्रीब्यूशन भी निकाल लेते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, जो कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट हम निकालते हैं वो यही कंसर्न करता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट्स डिपेंड करता है हमेशा सेल्स के ऊपर, और इट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन पीरियड कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग। पीरियड कॉस्टिंग भी तो एक्चुअली वेरिएबल ही है। तो ये सारा का सारा यहाँ पे मुझे क्लियर करना है। यहाँ पे हम अपने पुराने नोट्स पे वापस आते हैं। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मैंने जैसे पहले ही बताया उधर भी कि बोथ वेरिएबल एंड फिक्स प्रोडक्शन दोनों शामिल होते हैं, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वेरिएबल प्रोडक्शन के साथ ही इन्वॉल्व होती है, और हम इसके अंदर फिक्स कॉस्ट को एज अ पीरियड एक्सपेंस के तौर पे ही चार्ज करते हैं, पीरियड कॉस्ट के तौर पर चार्ज करते हैं, जिसमें सेलिंग, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह शामिल होती है। अब इसमें यहाँ भी क्या जिक्र है कि जिसमें कॉस्ट पर लोफ यानी जो एक टुकड़ा है वुड बी $2, और जिसमें हम फिक्स कॉस्ट को एक्सपेंस करते हैं, यानी उसको उसमें से एक्सपेंस यानी माइनस कर देते हैं, ठीक है, ये होता है। नीचे आप आए, कॉस्ट कार्ड क्या होता है? कॉस्ट कार्ड का मतलब है ये एक तरह की रिपोर्ट कार्ड है, जिसके अंदर हम कॉस्ट कार्ड के अंदर हम समराइज करते हैं टोटल कॉस्ट, यानी हमने जो कुछ भी अभी कॉस्ट बियर किया है किसी भी प्रोडक्शन को बनाने के लिए, किसी भी सर्विसेज को बनाने के लिए, वहाँ पे हमारी क्या है, जब हम किसी भी प्रोडक्शन या किसी भी सर्विसेज को बनाने के लिए कॉस्ट को बियर करते हैं तो उसकी हम फिर एक डिटेल लिखते हैं कि भैया हमारी डायरेक्ट कॉस्ट ये पड़ी है, हमारी प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये पड़ा है, हमारा नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमें ये बर्दाश्त करना पड़ा है, तो ये सब, और फिर प्राइम कॉस्ट है, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट है, यानी सब किस्म की कॉस्ट की डिटेल। देखो बिजनेसमैन ने जो है वो ये पूछना है आपसे कि भैया अकाउंटेंट साहब आपको रखा हुआ है हम लोगों ने, तो हमें जरा तफसील तो बताएं कि कॉस्ट कार्ड जो है उसके अंदर आपने कौन कौन सी कॉस्ट को लिखा है, रिकॉर्ड किया है, उसकी डिटेल्स बताएं। तो वो फिर डिटेल आपको बताता है कि जी ये चीज़ें हैं। प्रॉफिट रिपोर्टिंग क्या होता है, जिसमें हम इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रॉफिट रिपोर्टिंग के अंदर प्रॉफिट को रिपोर्ट किया जाता है, जिसमें हम इन्फ्लुएंस करते हैं कॉस्टिंग मेथड्स को, हमने कौन से मेथड्स के तहत ये प्रॉफिट निकाला है। तो आमतौर पे होता है ना, आपने देखा होगा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ प्रॉफिट निकलता है और दूसरा मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ प्रॉफिट निकलता है। तो दोनों के साथ हम प्रॉफिट निकाल के ऑनर के सामने पेश करते हैं। अगर हम खुद ऑनर है तो हम खुद एनालिसिस करते हैं कि हमारे यहाँ पे कंपनी में दोनों मेथड्स के साथ प्रॉफिट की जो रेशियो है या प्रॉफिट का एनालिसिस है या प्रॉफिट की सूरत हाल है वो कैसी है। यहाँ पे मज़ीद डिस्कस किया गया इफ इन्वेंट्री लेवल्स चेंज, अगर हम इन्वेंट्री लेवल्स को चेंज करते हैं और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ निकालते हैं तो जो आपका प्रॉफिट होगा वो डिफरेंट होगा, और अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ निकालते हैं डेफिनेटली वो डिफरेंट होगा, क्योंकि डेफिनेटली अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर चूंकि वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल होते हैं तो प्रॉफिट लेवल डिफरेंट शो होगा, और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर चूंकि सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंसी है तो इसलिए इसका प्रॉफिट लेवल डिफरेंट शो होगा। तो ये प्रॉफिट रिपोर्टिंग हम इस तरह से करते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स बनाते हैं और डायरेक्टर्स के सामने या ऑनर्स के सामने, और अगर हम खुद ऑनर हैं तो हम अपने लिए उसको एनालाइज करने में हेल्प आउट करते हैं। नीचे आप आए तो नीचे एडिशनल चीज़ें हमें अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में मजीद बताई गई हैं, तो ये ऑलमोस्ट वही है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये नोट्स वैसे हमारे ACC ऑनलाइन अकेडमी वेबसाइट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं, आप इसको ले सकते हैं। तो उन्हीं बातों को रिपीट किया गया, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को और मार्जिनल कॉस्टिंग को, उन्हीं बातों को ऑलमोस्ट रिपीट किया गया फॉर रिवीजन के लिए, और ये भी इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट भी वही बताया गया ऑलमोस्ट। नीचे आप आए तो यहाँ पे मजीद बताया गया कि कॉस्ट कार्ड के अंदर जब डायरेक्ट कॉस्ट होती है उसको रिटर्न डाउन किया जाता है, प्राइम कॉस्ट को प्रॉपर तरीके सम ऑफ करके यानी टोटल रिकॉर्ड किया जाता है, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स को रिकॉर्ड किया जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, और टोटल कॉस्ट को और तमाम तर चीज़ों की वैल्यूएशन करने के बाद एक तरह का एक रिपोर्ट बना के सबमिट करवाई जाती है। तो ये किसी भी अकाउंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उन तमाम तर चीज़ों को एनालिसिस करे और करने के बाद अपनी तमाम तर रिपोर्ट्स को बनाता है, और फिर आखिर में क्रक्स बताया गया। क्रक्स में भी आलमोस्ट वही चीज़ें जो मैंने ऊपर डिस्क्राइब की हैं। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस लेक्चर को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। हम इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ बना रहे हैं और बनाते रहेंगे ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम।